प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से परिवार बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल पर, जहां पर मैं शुभम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका अंग्रेजी का शिक्षक हूं और आपको मैं पढ़ाता हूं बिल्कुल तन मन धन से अंग्रेजी। जी हां, ये वही अंग्रेजी है जिससे आप सभी डरते हो, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बहुत ही अलग तरीके से अलग मेथड से चीज़ों को बताने वाले हैं। और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई ये रचना बहुत ही प्यारी रचना है, बहुत ही छोटी सी रचना, लेकिन बहुत लंबी सीख देके जाता है कि जीवन में हमें रुकना नहीं है, क्योंकि हमने प्रोमिसेस किए हैं उन लोगों से जिनसे हमको बहुत सारी उम्मीदें हैं। हम एक आलस्य के चक्कर में या एक सुंदरता के चक्कर में अपने जीवन पथ पर रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि सफर लंबा है, उम्मीदें सबकी बड़ी है हमसे और हमको लगातार आगे की तरफ बढ़ते जाना है। मतलब माइल्स टू गो एंड माइल्स टू गो। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए बच्चों, बेटा आपको जैसा कि पता है ये चैप्टर नंबर 4 है आपका। ये चैप्टर नंबर 4 बेटा आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये पोएट्री का चैप्टर नंबर 4 है आपका। ठीक है, तो आइए हम देखेंगे इनके बारे में। आप इनका चेहरा देख रहे हो, जो कि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ये कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो कहते हैं कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इनका जो जन्म होता है बच्चा, वो होता है कब? 1874, और इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है 1973 में। इस डेट को आप याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेट है बच्चा। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेट है ये। कहते हैं कॉल्ड द न्यू इंग्लिश पोएट, इन्हें पुकारा जाता है एक नए इंग्लैंड के पोएट में, सॉरी इंग्लिश बोल दिया मैंने, न्यू इंग्लैंड पोएट के रूप में इन्हें जाना जाता है। वॉज बॉर्न का मतलब होता है वो पैदा हुए थे इन, कहां पैदा हुए थे? इन का मतलब क्या? में का मतलब कहां पे? सैन फ्रांसिस्को में। कहां पे? सैन फ्रांसिस्को में पैदा होते हैं, बट लेकिन मूव्ड का मतलब स्थान को बदला, आगे की तरफ बढ़ गए। कहां पे? एट एन अर्ली एज, अपने जीवन के शुरुआती दौर में, जीवन के शुरुआत के लक्षणों में, तब 10 15 20 25 साल के रहे होंगे। इन्होंने उस स्थान को बदला, मतलब सैन फ्रांसिस्को जहां पे पैदा हुए थे उस स्थान को बदलकर ये कहां चले गए? टू न्यू इंग्लैंड ऑन द ईस्ट कोस्ट। मतलब कहते हैं कि ये नए इंग्लैंड के समुद्री तट की तरफ बढ़ गए, मतलब उधर उस साइड में रहने लगे। रिटर्निंग, वापस लौटकर टू द स्टेट्स ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पोएट्री। कहते हैं अपने राज्य को वापस लौटकर उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया। मतलब कहते हैं घर वापसी हो गई, आने के बाद इन्होंने खुद को समर्पित किया हिमसेल्फ, स्वयं को, टू पोएट्री, कविता को लेकर। कहते हैं गए तो थे, लेकिन आफ्टर रिटर्निंग, लौटने के बाद इन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन पोएट्री को समर्पित कर दिया। एंड और टीचिंग, और पढ़ाने लगे, अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया। किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और आप देखो कि जो टफ वर्ड्स हैं उसके सामने उसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, ही ऑल्सो वर्कड एज अ न्यूज़पेपर एडिटर। ही ऑल्सो वर्कड, उन्होंने कार्य किया एज द न्यूज़पेपर एडिटर का मतलब होता है एक समाचार पत्र संपादक, मतलब जो समाचार पत्र का संपादक होता है, एक संपादक के रूप में इन्होंने कार्य भी किया। साथ ही साथ एज अ कॉबलर, एक मोची के रूप में भी काम किया। एंड अ फार्मर, और एक किसान के रूप में भी काम किया। हम एक ऐसे इंसान है जो किसी भी काम को करने से कतराते हैं, शर्माते हैं। कहते नहीं, ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए आपको कभी यह नहीं देखना पड़ेगा कि कौन सा काम बड़ा, कौन सा काम छोटा है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सारे काम होते हैं। कोई भी 1 रुपए आपके बुरे वक्त पर आपके हाथ पर नहीं रखता है। ठीक है, और हिज पोएम डिस्क्राइब, इनकी जो पोएम वो डिस्क्राइब करती है ऑर्डिनरी पीपल एंड सिंपल सेटिंग। कहते हैं कि जो पोएम्स है ना, वो वर्णन करती है, किसका वर्णन करती है? जो सामान्य लोग हैं, जो साधारण लोग के बारे में लिखते हैं। सिंपल सेटिंग्स, कहते हैं सामान्य वातावरण के बारे में लिखते हैं। इन अ वेरी सिंपल एंड ल्यूसिड लैंग्वेज, काफी साधारण और स्पष्ट शब्दों में ये अपनी कविताओं को लिखते हैं, जिससे कि पाठकों को पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये कौन कहता है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइनें कहती हैं कि इनका जो लिखने का तरीका था, सिंपल का मतलब साधारण और ल्यूसिड का मतलब होता है बेटा स्पष्ट लिखते थे, बिल्कुल कोई ज्यादा टफेस्ट वर्ड नहीं यूज करते थे। बट लेकिन हिज अपैरेंटली, लेकिन
वास्तविक रूप से देखा जाए तो सिंपल थीम्स ऑफन कंटेंट कॉम्प्लेक्स मीनिंग, लेकिन कभी कभी क्या होता था, इनके सिंपल थीम में, इनके साधारण विषय में जो ये शब्द प्रयोग करते थे साधारण वाले, कभी कभी उसके कठिन वर्ड मतलब उसके मायने बड़े अलग होते थे। जैसे हमने कुछ ऐसे शब्द बोल दिया, पता है क्या कर लोगे, बोला तो हमने पता है क्या कर लोगे, लेकिन सामने वाले को उसने कटाक्ष मार दिया, शब्द गहरे थे। तो कहते कि इनका जो लिखने का तरीका था वो सिंपल विषय पर लिखते थे, साधारण विषयों पर लिखते थे, प्रतीत होता था, लेकिन कभी कभी उसकी जटिल मीनिंग भी होती थी। मतलब अगर आपको लगे कि लिखने का तरीका बहुत सिंपल था, लेकिन समझने के लिए ये चाहिए था, इनके जो लिखने का तरीका था बहुत ही अनोखा था। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पे प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने आपको इंग्लिश पढ़ाई, यहां पे आपको हिंदी पूरी की पूरी मिल जाएगी कि अक्सर कहा जाने वाला क्या, अक्सर मतलब इनको कहते थे न्यू इंग्लैंड पोएट के रूप में जानते थे। किस रूप में बच्चे, इनको जानते थे हम लोग किस रूप में, न्यू इंग्लैंड पोएट के रूप में जानते थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म कहां पे होता है, सैन फ्रांसिस्को में होता है। कब, सैन फ्रांसिस्को में होता है। लेकिन कम उम्र में वे न्यू इंग्लैंड के पूर्वी समुद्री तट पर चले गए, बाद में अमेरिका लौटकर, क्योंकि अमेरिका के रहने वाले थे, सैन फ्रांसिस्को तो वहीं थे, लेकिन बाद में अमेरिका लौटकर उन्होंने स्वयं को कविता और अध्यापन कार्य के लिए समर्पित कर दिया। यहां तक सारे बच्चों क्लियर है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। उन्होंने समाचार पत्र संपादक, मोची और किसान के रूप में भी काम किया। उनकी कविताएं साधारण लोगों और सामान्य वातावरण का बहुत सरल और स्पष्ट भाषा में वर्णन करती है, लेकिन उनके सरल दिखाई देने वाले विषयों में गहरे और जटिल अर्थ छिपे रहते थे। मतलब दिखेंगे सरल, लेकिन उसके जो अर्थ होते थे, उसके जो मायने होते थे, बहुत ज्यादा वो कठिन होते थे, मतलब बहुत जटिल होते थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कहते कि ही बियर्स, वह रखते थे, अ क्लोज रिजेंबलेंस का मतलब होता है एक गहरी समानता, एक गहरी समानता रखते थे। किस चीज को लेकर रखते थे, टू वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के इन हिज लव फॉर नेचर। कहते हैं कि वे गहरी समानता रखते थे, मतलब इनके जो लिखने का तरीका था वो कहीं ना कहीं वर्ड्सवर्थ से कुछ चीजों में इनकी चीजें मिला करती थी, प्रकृति को लेकर, लोगों को लेकर। बात आई समझ में, मतलब इनका जो लिखने का तरीका था वो समानता था। मतलब अगर आप इनको देखते तो अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते और कहीं अगर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करते तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि लगभग चीजें इनकी मिलती थी, मेल जोल खाती थी। टू वर्ड्सवर्थ इन हिज लव फॉर नेचर, मतलब जिस प्रकार से विलियम वर्ड्सवर्थ, इनको हम नेचर का कवि कहते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इनको हम नेचर का कवि कहते हैं। किसको, विलियम वर्ड्सवर्थ को। ये नेचर पोएट थे। तो कहते हैं जिस प्रकार से विलियम वर्ड्सवर्थ का प्यार प्रकृति के लिए था, किसके लिए, प्रकृति के लिए था, वैसे ही इनका भी प्यार अधिकतर प्रकृति के लिए, मतलब रिजेंबलेंस का मतलब होता है वो समानता खाती थी, लिखने का जो तरीका था इनका। हिज वर्क्स इंक्लूड, कहते हैं इनकी जो रचनाएं हैं, देखो बेटा जब भी वर्क्स आ जाए तो वर्क्स का मतलब क्या होता है, वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं, कार्य नहीं होता है। वर्क का मतलब कार्य होता है, लेकिन वर्क्स आ जाए एक एक्स्ट्रा एस जुड़ने से मायने बदल जाते हैं, इसका मतलब होता है रचनाएं। कहते हैं इनकी जो रचनाओं में शामिल है वो क्या क्या शामिल है, अ बॉयज विल, अ बॉयज विल 1913 में इन्होंने लिखी, एक ये शामिल है। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, ठीक है, बॉस्टन बंदरगाह आपको पता होगा, शायद फ्रांस में था, नहीं दूसरा हो गया। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन 1914, ठीक है। माउंटेन इंटरवल 1916 में लिखी। न्यू हेमिस्फीयर, ठीक है, 1923 में लिखा। वेस्ट रनिंग ब्रूक 1928 में लिखा। एंड फर्दर रेंज 1936 में लिखा। ठीक, सारे बच्चों क्लियर है यहाँ तक। इनकी कुछ रचनाएं थी जहां पे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। कौन कौन सी थी, अ बॉयज विल, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, माउंटेन इंटरवल, न्यू हेमिस्फीयर, वेस्ट रनिंग ब्रूक एंड फर्दर रेंज, अ फर्दर रेंज, ठीक है, ये इनकी रचनाएं थी। कहते हैं फ्रॉस्ट वन न्यूमेरस अवार्ड्स। अब देखो न्यूमेरस का मतलब क्या होता है, न्यूमेरस का मतलब होता है कई। न्यूमेरस का मतलब बच्चे क्या होता है, न्यूमेरस का मतलब होता है कई। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे इन्होंने जीते, वन का मतलब होता है जीते, सेकंड फॉर्म है। फ्रॉस्ट ने जीते कई अवार्ड्स, कई पुरस्कार जीते, जिसमें शामिल था, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल था, देखो सबको एक पुलित्जर प्राइज मिलता है, सबको एक पुलित्जर अवार्ड मिलता है, लेकिन भाई साहब को 2 अवार्ड मिले, जिसमें क्या था, 2 पुलित्जर अवार्ड, 2 पुलित्जर प्राइज। कितने 2 पुलित्जर प्राइज इनको मिलते हैं, कितने 2 पुलित्जर प्राइज मिलते हैं, ठीक है। बाय द टाइम, समय के साथ ही डिलीवर्ड, उन्होंने प्रस्तुत किया हिज पोएम, अपनी पोएम को, कैसे, द गिफ्ट आउटराइट एट द इनॉग्रेशन,
कहते हैं कि समय के साथ इनकी एक रचना थी जिसका नाम था द गिफ्ट आउटराइट एट द इनॉग्रेशन। कब प्रस्तुत किया? ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के, जिसका नाम था जॉन एफ कैनेडी इन 1961। कहते हैं उस समय प्रस्तुत किया, कहते हैं जब राष्ट्रपति जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी 1961 में, ठीक है, उनके शपथ समारोह, शपथ ग्रहण समारोह, इनॉग्रेशन। कहते जब जॉन एफ कैनेडी 1961 में राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे, तो उस शपथ ग्रहण समारोह में इन्होंने एक रचना सुनाई, इन्होंने अपनी एक कविता सुनाई थी जिसका नाम था द गिफ्ट आउटराइट एट द, ठीक है, इनॉग्रेशन। उसमें उन्होंने एक रचना सुनाई, एंड ही हैड अचीव्ड, और उन्होंने प्राप्त किया द स्टेटस ऑफ अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट। कहते उन्होंने ऑफ अमेरिका कर, उन्होंने अनौपचारिक राष्ट्र कवि का दर्जा, इससे पहले के राजा महाराजों को लोग कविता सुनाते थे तो उन्हें एक राज कवि का दर्जा देते थे, तो इन्होंने उस समय क्या हुआ, इन्होंने उस समय राष्ट्रपति के पद ग्रहण के समय उन्होंने एक रचना सुनाई थी अपनी, जिससे उनको उस समय वहां पे एक अनऑफिशियल पोएट का अमेरिका का अनऑफिशियल या अनौपचारिक राष्ट्र कवि का क्या हुआ, दर्जा प्राप्त होता है बच्चे। ठीक है, सारे बच्चों क्लियर हो गया यहां तक। 2 अवार्ड मिले थे इनको, राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी 1961 ने इनको अनौपचारिक राष्ट्र कवि का दर्जा दिया अमेरिका का। ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चा हिंदी लिखी हुई है, सारी की सारी हिंदी है कि वर्ड्स से काफी मिलते जुलते थे। कुछ रचनाएं यहाँ पे हैं। राष्ट्र को अनेक पुरस्कार मिले जिसमें 2 पुलित्जर पुरस्कार भी थे। 1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के शपथ समारोह में जब उन्होंने अपनी कविता द गिफ्ट आउटराइट प्रस्तुत की, तब वे अमेरिका के अनौपचारिक राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। ठीक है, सारे बच्चों को यहां तक क्लियर हुआ। तो बच्चा ये रहा हमारा अबाउट द राइटर या अबाउट द पोएट के बारे में। अगर इसकी एक साथ हिंदी चाहिए तो एक साथ हिंदी बेटा आपकी ये पूरी की पूरी लगी हुई है, आप इसको देख सकते हो बिल्कुल शानदार तरीके से कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 1963 प्रायः नए इंग्लैंड के कवि कहा जाता था। क्या कहते थे इनको क्या कहते थे? नए इंग्लैंड के कवि के रूप में जाना जाता था। ठीक है, नए इंग्लैंड के कवि के रूप में इनको जाना जाता था। एक तो बच्चा ये हो गया हमारा। दूसरा, जन्म सैन फ्रांसिस्को में वो, लेकिन वो कम उम्र में पूर्वी तट पर न्यूजीलैंड पर चले गए। ये सारी चीज़ें आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक चीज़ों को हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये एक रचना ये हो गई। ठीक है, दूसरी रचना बच्चा आपकी यहाँ पे ये हो गई। ठीक है, तीसरी रचना बच्चा आपकी क्या हो गई? ये हो गई। चौथी रचना बच्चा क्या हो गई आपकी? ये हो गई। पांचवी रचना बच्चा क्या हो गई आपकी? ये हो गई। ठीक है, और अब फर्दर रेंज एक रचना बच्चा आपकी ये हो गई। ठीक है, जिसमें द गिफ्ट आउटराइट जॉन कैनेडी, जो इसमें कौन थे? राष्ट्रपति थे। ठीक है, अमेरिका के उसमें राष्ट्रपति थे, तो उसमें इन्होंने अमेरिका में राज्य कवि होने का सम्मान प्राप्त किया। तो यहाँ पे इस चीज़ों को आप याद रखना, आपके यहाँ से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव वगैरह सब बनते रहेंगे। चलिए हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो चैप्टर बहुत ही प्यारा है, और चैप्टर कुछ ऐसा है कि एक व्यक्ति है जो कि अपने घोड़े को लेकर, किसको? घोड़े को लेकर एक जंगल में बढ़ रहा है। मैं आपको एक थोड़ा सा इमेजिनेशन बना देता हूं कि मतलब एक ऐसा रास्ता है। ठीक है, एक रास्ता ऐसे है, पूरी की पूरी बर्फ की चादर से ओढ़ी पड़ी है। एक तरफ झील है पूरा, ठीक है, एक तरफ पूरे की क्या है? जंगल है। यहाँ पे एक घर है। ठीक है, एक बेटा क्या है? यहाँ पे एक घर है। ठीक है, जहां पे एक घर है, एक घर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे राइटर क्या है? अपने घोड़े के साथ यहाँ पे क्या है? ठीक है, यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपने घोड़े के साथ बैठा हुआ जा रहा है। हर तरफ सिर्फ बर्फ की सफ़ेद चादर, हर तरफ सिर्फ बर्फ की सफ़ेद चादर ऐसे पूरी क्या है? गिरी है। ठीक है, हर तरफ पूरा क्या बच्चे? हर तरफ बच्चा क्या है? हर तरफ बच्चा क्या है? हर तरफ क्या है? हर तरफ बर्फ पड़ी है। पूरा पेड़ पालो एकदम अंधेरा हो गया है। हर तरफ सिर्फ क्या है? बर्फ ढकी पड़ी है। क्या है? बर्फ ढकी पड़ी है। ठीक है, क्या है बच्चे? बर्फ ढकी पड़ी है, पूरा एकदम बर्फ से एकदम लैस है। तो राइटर यही कहना चाहता है यहाँ पे, कुछ समझना है। एक राइटर, एक कवि, एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि अपने घोड़े के साथ जा रहा है। शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, हल्के हल्का खाली दिन सा लग रहा है। वो देखता है कि एक तरफ झील है और दूसरी तरफ क्या है? घने जंगल है। तो राइटर कहता है कि ये किसके जंगल है? उसे मैं जानता हूं, और मुझे पता है कि जिसका घर यहां पे दिख रहा है इस जंगल के अंदर, उसका मालिक इस जंगल में नहीं होगा, वो थोड़ा पास के गांव में रह रहा होगा। कहते इतनी शानदार शाम आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखी।
जंगल में बीचों बीच में उस बर्फ से ढके सफेद चादर जैसे पूरे के पूरे जंगल में वो अपने घोड़े को लेकर खड़ा है। हर तरफ इधर झील जम गई है बर्फ से, इधर पूरा का पूरा सफेद, पेड़ भी सफेद दिख रहा है, रास्ते सफेद दिख रहे हैं, सब कुछ सफेद, जैसे मनो को दूधिया प्रकाश दिख रहा हो। घोड़ा डिस्टर्ब हो गया, कहता मालिक कोई गलती हो गई क्या, जंगलों में काहे रोके हो? अरे कहीं फार्म हाउस वगैरह होता वहां रोकते समझ में आता है, कहीं और रोकते समझ में आता है, लेकिन ये रास्ते में आपने मुझे खड़ा कर दिया, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब वो अपने ऐसे सर को हिलाता कि क्या हुआ, बढ़ू आगे? राइटर कहता कि मेरा घोड़ा भी सोच रहा है कि मैंने इसको कहां खड़ा कर दिया। तो कहानी कुछ प्यारे बच्चों ऐसी है, लेकिन अंत में राइटर कहता है कि देखो मेरे को अपना वादा निभाना है, और वादा निभाने के लिए मेरे को रुकना नहीं होगा, मेरे को इसके लिए क्या होगा, माइल्स टू गो एंड माइल्स टू गो, चलना होगा चलना होगा चलना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। कहते हुज वुड्स, देखो बेटा एक बात याद रखना, जब भी अगर वुड आएगा तो वुड का मतलब होता है जंगल, सॉरी वुड का मतलब होता है लकड़ी। क्या होती है, सॉरी वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन अगर हम बात यहाँ पे वुड्स की करेंगे इसका मतलब होता है जंगल। ठीक है, एक चीज को याद रखना। कहते हैं हुज वुड्स, किसके जंगल, दीज आर, ये हैं, आर का मतलब है आई थिंक आई नो, मैं सोचता हूं मैं जानता हूं। राइटर कहता है कि ये जंगल किसके हैं, इसके मालिक को मैं तो जानता हूं और मुझे पता है कि उसका घर कहां पे है, गांव में है। राइटर जंगल से जा रहा है, उसको एक घर दिखाई पड़ता है, वो जंगल दिखाई पड़ता है, कहता है कि जो हुज वुड्स, ये जिसका जंगल है उसको मैं जानता हूं, उसका घर इज इन द विलेज, इसी गांव के आसपास में है। राइटर कहता है, राइटर घोड़े को लेकर जा रहा है, जंगल पड़ता है, कहता है कि जिसका जंगल है, इस जंगल के मालिक को मैं जानता हूं, इस जंगल के मालिक को मैं जानता हूं, उसका घर इसी आसपास के गांव में है। ही विल नॉट सी मी, राइटर कहता है कि मैं इस जंगल के बीचों बीच में खड़ा हूं, लेकिन इस जंगल का मालिक मुझे देख नहीं पाएगा, इस जंगल का मालिक मुझे देख नहीं पाएगा। ही विल नॉट सी मी, वह मुझे देख नहीं पाएगा, क्योंकि हर तरफ सिर्फ क्या है, बर्फ से ढकी चादर, हर तरफ सिर्फ क्या है, बर्फ बर्फ बर्फ, जंगल में बर्फ, घर में बर्फ, रास्ते में बर्फ, हर तरफ केवल और केवल बर्फ है। तो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वह मुझे यहां रुकते हुए नहीं देख पाएगा। टू वॉच, देखने के लिए, हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, क्योंकि उसका जंगल बर्फ से ढका हुआ है। मतलब ही विल नॉट सी मी, वह मुझे नहीं देख पाएगा यहां पर रुकते हुए। ठीक है, क्योंकि हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, क्योंकि उसके जंगल पूरी तरीके किससे भरे हुए हैं, किससे भरे हुए हैं, बर्फ से ढके हुए हैं। मतलब यहां पे यह है, यहां पे मतलब यह है कि एक राइटर जो कि अपने घोड़े को लेकर इस रास्ते से जा रहा है, राइटर कहता है एक तरफ झील है, एक तरफ ये जंगल है। ठीक है, उधर जंगल में एक घर भी है। राइटर कहता है कि जंगल किसके हैं, मैं उसके मालिक को जानता हूं, उसका घर यहीं आसपास के गांव में है। और राइटर क्या कर रहा है वहां जंगल में, पूछोगे ना, सवाल आएगा। तो राइटर वहां पे उस जंगल में, उस जंगल की खूबसूरती को देखने के लिए रुका हुआ है। वह देखना चाहता है जंगल कितने खूबसूरत, कितने प्यारे लग रहे हैं। यह लगता है कि उसके जीवन की सबसे सुंदर रात थी वो। कहते जो जंगल का मालिक है वह मुझे नहीं देख पाएगा यहां पर रुकते हुए, क्योंकि उसका जो जंगल है फिलअप पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है, और इसीलिए उस ठंडे से वो बाहर भी ना निकले हो सकता हो, या फिर उस कोहरे में या उस बर्फ के चादरों में जो पूरा जंगल सना हुआ है वो मुझे नहीं देख पाएगा, क्योंकि हर तरफ केवल और केवल क्या है, बर्फ है। ठीक है, आगे देखते हैं। राइटर कहता है कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक, मैं तो रुका हुआ हूं, लेकिन जो मेरा घोड़ा है, माई लिटिल हॉर्स, मेरा जो छोटा घोड़ा है, मस्ट थिंक, या अवश्य रूप से सोच रहा होगा। इट क्वेर, क्वेर का मतलब होता है उसको अजीब लग रहा होगा। राइटर कहता है कि जो मेरा छोटा घोड़ा है, मैंने भी उसको ठंड में खड़ा कर दिया है, हर तरफ बर्फ से सनी ढकी पूरी की पूरी जंगल है, पूरा का पूरा झील है, लेकिन मेरा घोड़ा यह सोच रहा होगा, इट विल बी क्वेर, वह सोच रहा होगा, उसको अजीब लग रहा होगा कि टू स्टॉप, रुक कर, विदाउट अ फार्म हाउस, बिना किसी फार्म हाउस के। खेत का घर होता है ना जहां पे अस्तबल वगैरह होता है, या जहां पे मालिक उसका, क्योंकि ये अस्तबल में रुकेगा घोड़ा, मालिक फार्म हाउस में रुकेगा। राइटर कहता है, घोड़ा कहता है
कि यार मालिक यहां क्यों रुके हो, ना आसपास कोई फार्म हाउस दिखा दे रहा है, ना कोई आसपास अस्तबल दिखाई दे रहा है। तो राइटर कहता है कि मेरा घोड़ा भी बड़े डायलेमा में होगा, बड़े सोच में, बड़े उलझन में होगा कि मेरे मालिक ने इस कड़ाके की ठंड की जंगल में मुझे बीचों बीच इन रास्तों पर क्यों खड़ा कर दिया है। वाई, क्यों? माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक, मेरा घोड़ा अवश्य रूप से सोचता होगा, उसको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि बिना किसी फार्म हाउस के, बिना किसी अस्तबल के, बिना किसी गांव के, जहां पे कोई दिख नहीं रहा पूरे जंगल में दूर दूर तक, यहां पे इन्होंने मुझे खड़ा क्यों कर दिया। कहां पे? नियर बिटवीन द वुड्स, इन जंगलों के बीच में, इन जमी हुई झीलों के बीच में इस मेरे मालिक ने मेरे को खड़ा क्यों किया है। अरे आगे बढ़ो मालिक, ठंडी लग रही है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा दूर दूर तक, कोई नहीं है दूर दूर तक, फिर भी मेरे मालिक ने मुझे इन जंगलों के बीच में लाके क्यों खड़ा कर दिया है। अरे खड़ा करते जब कोई फार्म हाउस दिखता, कोई खेत दिखता, कोई खलिहान दिखता, नहीं, पूरे जंगल में सिर्फ बर्फ दिखाई दे रही है। घोड़ा भी अजीब उसको लग रहा है, डायलेमा में फंसा हुआ है, यार क्या चल रहा मालिक तुम्हारे दिमाग में, अरे बढ़ाओ मुझे, आगे बढ़ो। राइटर कहता है कि द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, राइटर कहता है कि मुझे लगता है कि यह उस साल की सबसे अंधेरी शाम थी। शाम का मतलब समझ रहे हो ना, शाम का मतलब समझ रहे हो कि राइटर कहता है कि यह उस साल की सबसे अंधेरी रातों में से एक थी। ठीक है, यह क्या है, यह उसके जीवन की सबसे अंधेरी, डार्केस्ट ऑफ द ईयर का मतलब होता है यह उसके जीवन की सबसे अंधेरी रातों में से एक थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राइटर कहता है कि घोड़ा तो खड़ा है, घोड़ा तो हैरान है। अब कुछ राइटर बोल नहीं रहा तो ही गिव्स, वह देता है, क्या देता है, हिज हॉर्नेस बेल्स, अपने घोड़ों की जो घंटियां होती हैं, जो ऐसे टिन 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 बोलती हैं, अ शेक, एक झटका, शेक, झटका। राइटर कहता है कि जो मेरा घोड़ा है वो जंगलों के बीचों बीच खड़ा हुआ है, और जब उसे मेरे तरफ से कोई इंडिकेशंस नहीं मिलते हैं तो वो घोड़ा क्या करता है, ऐसे ऐसे हिलाता है सर को, अरे चलोगे, क्या हुआ, रुके क्यों हो। वो अपने घंटियों को बजा के मेरे से पूछना चाहता है कि क्या दिक्कत है। वो झटके देता अपने से सर को हिला के, टू आस्क, आस्क का मतलब है पूछने के लिए, इफ देयर इज सम मिस्टेक, क्या कोई गलती हुई है मालिक मेरे से, जो तुम इन झीलों, इन जंगलों के बीच में खड़े हुए हो, क्या मेरे से कोई गलती हुई है। टू ओनली अदर साउंड, राइटर कहता है अगर घोड़ों के गले की घंटियों की आवाज को छोड़ दिया जाए तो उस समय पूरे जंगल में सिर्फ और सिर्फ एक आवाज थी, द ओनली अदर साउंड्स, केवल दूसरी आवाजें सुनाई पड़ रही थी। वो क्या थी, द स्वीप, सरसराहट की आवाज, ऑफ इजी विंड का मतलब होता है हल्की हल्की हवाओं की। मतलब उस जंगल में जो हल्की हल्की हवा भरी थी, सरसराहट की आवाज सुने ना हवा की, वो केवल हल्की हल्की हवाओं की आवाज आ रही थी। एंड डाउनी फ्लैक्स, एंड डाउनी फ्लैक्स का मतलब क्या होता है, और गिरते हुए बर्फ की आवाज आ रही थी। किसकी आवाज आ रही थी बेटा, और केवल गिरते हुए बर्फ की आवाज आ रही थी, और कुछ नहीं आ रहा था। राइटर कहता है कि उस जंगल में अगर मैं अपने घोड़ों की घंटियों की आवाज को छोड़ दूं तो उस जंगल में सिर्फ एक आवाज आ रही थी। वो क्या थी, एक तो हवाओं की आवाज थी, दूसरा टप 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 गिरते हुए बर्फ की आवाज आ रही थी। उस जंगल में बाकी कोई नहीं था, कोई आवाज, कोई पशु पक्षियों की आवाज नहीं थी। ठीक है, सारे बच्चों क्लियर है। तो यहां पे हिंदी लिखी है, अपने घुड़सवार के रुकने से हैरान घोड़ा अपने गले की साज की घंटियां समझाकर बचाता है कि क्या उससे कोई गलती हो गई है मालिक, वो क्यों रुका है यहाँ पे। वहां पे सिर्फ ठंडी हवा की ध्वनि और सतह पर बर्फ की गोले की टकराने की आवाज आ रही थी, बाकी और कोई भी आवाज वहां पे नहीं आ रही थी। ठीक है, राइटर कहता है द वुड्स आर लवली, वुड्स का मतलब जंगल, कहते जो जंगल हैं बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। जंगल में अंधेरा है, जंगल गहरे हैं, मतलब काफी बड़ा जंगल है, अंधेरा है, गहरे, ऐसा नहीं कि दो पेड़ केवल हैं। लेकिन राइटर कहता है कि जंगल में अंधेरा है, प्यारे भी लग रहे जंगल क्योंकि पूरा वाइट दिख रहा है, लेकिन बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन मुझे अपने वादे को निभाना है। आई हैव प्रॉमिस टू कीप, मुझे अपने वादे को निभाना है, एक एक वादे को निभाना है। एंड माइल्स टू गो, और मीलो जाना है, बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप का मतलब होता है मीलो जाना है सोने से पहले। तो राइटर यह कहना चाहता है जंगल तो बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत घने हैं, लेकिन मुझे अपने वादे को निभाना है। मैं ये आलस से नहीं कर सकता हूं, ये क्षणिक सुंदरता मुझे इस जंगल में रोक नहीं सकती है।
इसका तात्पर्य आप लोगों से है कि कभी भी आप लोग थोड़ी सी कहीं की भी सुंदरता देखते हो, आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। तो राइटर यही कहना चाहता है, लाख सुंदर जंगल हो, लाख सुंदर झीलें हो, लेकिन आई प्रॉमिस टू कीप माई सेल्फ, मुझे स्वयं से अपने इस वादे को निभाना है जो मैंने अपने लोगों से वादे किए हैं, जो देश से, समाज से, परिवार से, राष्ट्र से, गांव से, खेत से, खल, जिससे मैंने वादे किए हैं, अपने मुझे उस वादे को निभाना है। और मुझे कहां जाना है? मुझे मीलों जाना है और मुझे मीलों दूर जाना है। मतलब क्या कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त किए हुए बिना मैं सो नहीं सकता, मैं रुक नहीं सकता, कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये चंद 4 दिन की चांदनी, ये सुंदरता, ये चीजें मुझे रोक नहीं सकती, मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं इसका तात्पर्य आपसे भी है कि चंद सुंदरताएं आप देखकर जो लोभित हो जाते हो, आप रुक जाते हो। सच बता रहा हूं, ये 4 दिन की चांदनी, ये 4 दिन की सुंदरता आपको रोक अगर ले रही थी, इसका मतलब हो कि आप अपने मन से मजबूत नहीं हो। एंड दैट्स आई एम सेइंग टू यू गाइस, ये सुंदरता को नहीं देखना है, आपको अपने वादे को पूरा करना है, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। क्योंकि राइटर कहता है कि मैं बिना आराम किए हुए, चाहूं तो मैं इस जंगल में रुक सकता हूं, लेकिन मैं बिना आराम किए हुए बिना, मुझे एक लंबी दूरी तय करनी है, मैं अपने लक्ष्य को, अपने वादे को नहीं भूल सकता हूं, इसलिए मुझे लंबा जाना है, बिना देरी किए हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चैप्टर होता है समाप्त, क्योंकि बेटा ये चैप्टर बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बेटा जो रचना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो हमारा बेटा टेलीग्राम अकाउंट है, हमारा बेटा टेलीग्राम चैनल है। क्या नाम है हमारा बच्चा? क्या है? टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम का चैनल का नाम है यहाँ पे SHUBHAG, ठीक है, 77। आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो और मैसेज करके आप हमसे यहाँ पे पीडीएफ पा सकते हो। अगर आपको बेटा इसका फ्री पीडीएफ चाहिए सो प्लीज़ गाइस फटाफट ज्वाइन कर लीजिए इस टेलीग्राम चैनल को और हमको बताइए कि हाँ सर हमको, हाँ अगर आपको और भी एग्जाम को लेकर या किसी भी चीज़ों को लेकर अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा बेटा है इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका नाम है AGRAHARI अग्रहरी SHUBH77। यहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट्स एग्जाम्स को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर मिलते रहेंगे। सो प्लीज़ अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं आप इसको यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। बेटा 2-3 चीज़ें हैं, साथ ही साथ बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सेशन को लाइक जरूर करना और दोस्तों तक शेयर करना कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी शिक्षा को बढ़ा सके और अपने बिहार को, अपने आसपास के राज्यों को मजबूत कर सके। ठीक है, तो चलिए मुहिम चलाते हैं और इस मुहिम में हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। और सेशन जैसा लगा हो प्लीज डू मोर एंड मोर कमेंट करके बताना। अगर इस वीडियो पे 200 कमेंट आ गए तो बेटा अगली वीडियो चैप्टर नंबर 5 द लैमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर हम जरूर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।